नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। अगर देश में ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट नहीं हो, यानी नौकरशाह नहीं हो, या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, ये सभी नहीं हो, तो यह पक्का है कि देश के जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनेता हैं, उनसे देश को चलाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। भारत ऐसे देश में जहां शिक्षा की जो स्थिति है, शिक्षा का जो दर है, खास करके आम नागरिकों के अलावे राजनेताओं की जो शिक्षा की स्थिति है, उस शिक्षा की स्थिति में यह तय करना बहुत मुश्किल है कि एक राजनेता राष्ट्र को कैसे चला सकता है। इसलिए भारत ऐसे देश में जो ब्यूरोक्रेट है, जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईएफएस है, ये तमाम अधिकारियों का जो शीर्षस्थ कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जिनके कंधे पे राष्ट्र का दारोमदार है, अगर वो न हो तो शायद भारत के राजनेता लोगों से, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो, राष्ट्र को चलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पिछले दिनों एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाला है। पिछले दिनों भारत के संसद में पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया, जिसमें नियुक्ति की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फिर से पुनर्विचार करने के लिए उसने कहा। उसका कहना है कि वर्तमान काल में जिस तरह से भारतीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में, खासकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस या जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितने कैटेगरी की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं या फिर उस परीक्षा में जो अभ्यर्थी क्रैक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनमें अधिकांशतः डॉक्टर, इंजीनियर या जो तकनीकी शिक्षा के लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं। यह नहीं कह सकते हैं कि भारत में डॉक्टर को आईएएस नहीं बनना चाहिए, यह भी नहीं कह सकते हैं कि इंजीनियर को आईएएस नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर या एक आईएएस बनने में, एक डॉक्टर अथवा एक इंजीनियर बनने में जितने समय, जितने पैसे का खर्च होता है, उन तमाम खर्चों को फिर से आईएएस बनकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना, यह एक तरह से राष्ट्र का जो पैसा है उसका अपव्यय है। दबा के तुक्के मार रहे ना, सबको 80% मैं तो फौरन खाने की कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे देख लो 10 और मारे मैंने तो फिर उल्टे बाहर में तिराना कर दिया यार। मैंने पहले 5-10 तुक्के मारे, फिर मेरे को लगा ये ऐसे तो मैं 5-10 और भी मार सकता हूँ, जब ये मारते तो 5-10। The department related a standing committee on personal public grievances, law and justice अपने 131वें रिपोर्ट में यह कहा है कि इस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर या जो तकनीकी शिक्षा के लोग
यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठकर आईएएस, आईपीएस या अन्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो पद है उस पर अगर आते हैं तो यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो कार्य प्रणाली है देश की उसको बाधित करता है। उस रिपोर्ट के हिसाब से 4,371 अभ्यर्थी मेन परीक्षा में यूपीएससी द्वारा आयोजित जो मुख्य परीक्षा है उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिसमें 2,783 जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्यतः इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं, 1,033 ह्यूमैनिटीज से हैं, 315 साइंस स्ट्रीम से हैं और 240 अभ्यर्थी मेडिकल साइंस से हैं। भारत ऐसे देश में जहां किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, अभियंत्रण का क्षेत्र हो, अच्छे व्यक्तियों की या अच्छे अधिकारियों की किल्लत है। वहीं अगर एक डॉक्टर 5 साल, 7 साल अथवा 10 साल चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के बाद या एमबीबीएस करने के बाद फिर उसे आईएएस करने के लिए या आईएएस बनने के लिए एक भूत सवार होता है और वो आईएएस बनता है, यूपीएससी में परीक्षा देता है, आईएएस बनता है। उसी तरह अगर टेक्निकल में, अभियंत्रण के क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग हो या अन्य तमाम क्षेत्रों में, कंप्यूटर साइंस हो, इन तमाम क्षेत्रों में अपना जीवन, शुरुआती जीवन देने के बाद अगर कोई आदमी आईएएस बनने के लिए, तो सैद्धांतिक तौर पे यह सरकार अथवा यूपीएससी इस बात को मना ही नहीं कर सकती है कि आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर चिकित्सा के क्षेत्र में या अभियंत्रण के क्षेत्र में या कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र से जो बेहतरीन अभ्यर्थी है, वो अभ्यर्थी अगर उस क्षेत्र को छोड़ के फिर प्रशासनिक तरफ आएंगे तो फिर उस क्षेत्र का क्या होगा? देश में जो टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, इसमें सैकड़े नहीं, हजार नहीं, लाख में सिर्फ एक अथवा दो ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका अपना स्वरचित व्यक्तित्व होता है। आज की तारीख में अगर जयशंकर को लें, भारत के विदेश सचिव पहले और आज विदेश मंत्री, या डोभाल साहब को लें जो आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्र को देखे हुए हैं, तो ऐसे अधिकारी शायद लाख में एक अथवा दो अधिकारी जन्म लेते हैं। शेष जो भी अधिकारी हैं वो जीवन पर्यंत या तो डिस्ट्रिक्ट से लेके भारत के सचिवालय तक, केंद्रीय सेक्रेटेरिएट तक आते हैं। यहाँ भी आज बहुत ज़्यादा टग ऑफ वार हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो टग ऑफ वार यह है कि किसी भी आईएएस को या आईपीएस को जो आदमी जिसे सेंटर में डेपुटेशन के लिए भेजते हैं, वो अधिकांश मामलों में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसे रिलीव नहीं करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का रिलीव नहीं होना, नहीं करना, या फिर सेंटर में लोगों की, ऐसे अधिकारियों की किल्लत होना, यह एक तरह से हमारी जो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित करती है। इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि भारत सरकार में, खास करके दिल्ली के जितने भी कार्यालय हैं जो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है, उसमें तकरीबन 1469 अधिकारियों का, आईएएस अधिकारियों का सैंक्शन पद है।
दुर्भाग्य है कि अभी यहाँ पे सिर्फ 442 आईएएस अधिकारी हैं और इसका मुख्य कारण है कि जो आदमी या जो भी अधिकारी स्टेट कैडर में या स्टेट में पोस्टेड है, विभिन्न राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में या अन्य जगह पदस्थापित है, वहां पे वहां की सरकार उन्हें छोड़ नहीं रही। क्यों नहीं छोड़ रही है या वो खुद क्यों नहीं आना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। क्योंकि अधिकांशतः जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, शुरू से आज तक आईएएस और आईपीएस अधिकारी के बीच में एक युद्ध चला है। छोटे से नंबर के कारण एक अधिकारी आईपीएस हो जाता है, एक अधिकारी आईएएस हो जाता है। दोनों का पे स्केल लगभग बराबर है, दोनों का कैडर एक ही है, लेकिन एक आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाता है, दूसरा आदमी एसपी, और एसपी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में काम करना होता है। तो यहां से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हर एक आदमी जो स्टेट में पोस्टेड हो गए, चाहे डिस्ट्रिक्ट में जाके उनका पोस्टिंग हो गया, वो आदमी पूरे जिले का मालिक होते हैं। वही अधिकारी अगर प्रदेश के सचिवालय में अथवा दिल्ली के सचिवालय में बैठते हैं तो उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। मैं अभी संघ लोक सेवा आयोग के बाहर चाय वाले के पास खड़ा हूं। आप कभी यह महसूस किए या कभी ऐसा देखे हैं कि भारत के जितने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जितने विधानसभा हैं, उस विधानसभा में सदस्यों की संख्या कभी कम हुई है? या विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो कभी कम हुई है? या लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कभी कम हुई है? राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कभी कम हुई है? वो अपने नियत समय पे उनकी जो नियत संख्या है उस संख्या को हमेशा बरकरार रखते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि अगर लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में इन सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी तो सरकार गिर सकती है, या सरकार के जो क्रियाकलाप है, उनकी जो कार्य पद्धति है वो प्रभावित होगा। उन्हें जो नंबर्स ऑफ गेम, नंबर जो है, संख्याओं की जो खेल होती है वो खेल प्रभावित होगा। लेकिन कभी आपने यह सोचा नहीं होगा कि पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 1472 भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की जो अधिकारी हैं उनकी किल्लत है। यानी 1472 आईएएस ऑफिसर्स का पोस्ट आज भी खाली है। क्यों भाई? आप लोगों को बोल रहा हूँ, हाँ भाई, आप लोग सब एक साथ रहेंगे। मैं देख रहा था अभी ग्राउंड में आप घूमते रहते नहीं, आप फंसते एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये, 2 पेड़ के नीचे बैठ जाइए ग्रुप में, लेकिन 1 तिहाई लोग यहाँ पे रहेंगे। अभी आपके इंस्पेक्टर साहिबान आपको यहाँ डिप्लॉय कर देंगे, बाकी 2 तिहाई को वहाँ पे एक साथ रहना। अगर कोई अगल बगल मुझे दिख गया तो मैं उसको यहाँ पे जनरल यहीं खड़ा कर दूँगा। फिर आपको जो रेस्ट देने वाला बात है, दूध को बचाने वाली बात है। क्लियर है? हाँ तो इधर आओ आप, क्या मोबाइल देख रहे हो? तो आप अच्छे में सोचिए सबसे लोग खड़े होंगे। आप इनको डिप्लॉय करवाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये एक ही ग्रुप में रहे। अगर ये इधर लोग ग्रुप में रह रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष तकरीबन 180 के आसपास जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, आईएएस, उनकी नियुक्ति होती है। यानी परीक्षा के बाद में यूपीएससी 180 अभ्यर्थियों को फाइनल लिस्ट के रूप में रिकमेंड करता है। और अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2022 में तक पूरे देश में 5117 आईएएस अधिकारियों की संख्या है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूपीएससी में बैठने वाले या यूपीएससी को क्रैक करने वाले जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद में सरकार को रिकमेंड किया जाता है, उनकी नियुक्ति, उन तमाम अभ्यर्थियों का जो शैक्षणिक योग्यता है, उनका जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, उसका अध्ययन किया
कि किस तरह के पृष्ठभूमि के छात्र या अभ्यर्थी यूपीएससी को क्रैक कर रहे हैं। ये जो आंकड़ा है वो करीब 2011 से लेकर 2020 तक की, उसमें देखा गया है। और यह एक तरह से बहुत ही इसके आश्चर्यजनक नहीं कहेंगे, लेकिन यह ट्रेंड एक तरह से शायद गलत सेट हो रहा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो संख्या 2011 में करीब 46% थी, वो 2020 में आते आते ये करीब 65% हो गई। यानी जो यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं कैंडिडेट या जो फाइनली लिस्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं, उनकी संख्या, उनकी जो फीसदी है, वो फीसदी 46% 2011 से बढ़कर 2020 में 65% हो। यह अलग बात है कि जो मेडिकल साइंस के लोग हैं, मेडिकल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या जो 2011 में 14% थी, वो 14% घट गई, करीब करीब 10% का उसमें कमी है। आज 2020 में जो परीक्षाएं ली गई है, उनके जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से उसमें सिर्फ 4% के आसपास जो छात्र हैं उनका बैकग्राउंड मेडिकल के तरफ से है। जो ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम्स के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या या उनका जो फीसदी है, उनकी जो फीसदी है, उस फीसदी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। ये फीसदी करीब 23% से लेके 28% तक है। फिर भी यहाँ पे जैसे 2012 में ह्यूमैनिटीज़ के जो कैंडिडेट्स क्रैक किए थे, फाइनली सेलेक्ट हुए थे, उसमें उनकी संख्या करीब 40% हो गई थी। पार्लियामेंट्री कमेटी का यह भी मानना था कि यूपीएससी एक परीक्षा को आयोजित करने में जितनी समय लेता है, वो समय सीमा भी कम होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी का कहना था कि यह समय सीमा अधिकतम 6 महीने में यूपीएससी परीक्षा आयोजन से लेकर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तक सभी प्रकार की जितनी प्रक्रियाएं हैं, वो तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करें। और इसका मुख्य कारण यह बताया अर्थ, विभिन्न जो समय सीमा बढ़ने से कमेटी का मानना है कि जो व्यय है वो व्यय अधिकतम होती है। और इतना ही नहीं, कमेटी का यह भी कहना है कि जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अधिक से अधिक हम कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है, उस एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने की बात होगी। अब इन कमेटी के रिपोर्ट को भारत सरकार या यूपीएससी के जो परीक्षा समिति के अन्य लोग हैं, वो कहाँ तक इस चीज़ को मानते हैं या कहाँ तक इन चीज़ों को व्यावहारिक रूप से स्वीकार करते हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्का है कि यूपीएससी परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं को अपने स्कूली जीवन से, जब वो क्लास 8, 9, 10th में आते हो, उसी समय ये मानसिक रूप से तय कर लेना होगा कि उन्हें जीवन में क्या करना है। अगर ऐसा नहीं है तो 12th करने के बाद, मेडिकल साइंस में जाने के बाद, 10 साल मेडिकल पढ़ने के बाद, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने के बाद, 8 साल इंजीनियरिंग में जाने के बाद, नौकरी में जाने के बाद, और उसके बाद फिर यह निर्णय ले लिए कि उन्हें यूपीएससी में बैठना है और फिर यूपीएससी में आ गए। सैद्धांतिक रूप से सरकार इस चीज़ को मना नहीं कर सकती है, लेकिन उन्हें भी इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि उनका पारिवारिक जो व्यय है या राष्ट्र की जो संपत्ति उनके ऊपर खर्च हो रही है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। स्टार्ट नहीं हो गया, गर्म हो गई ना, चलो ना। उससे होता है क्या? गर्म हो गई ना। मशीन गर्म हो गई सर। पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक और विषय पे ध्यान आकर्षित किया। उसने कहा है कि आईएएस या आईपीएस या जो भी यूपीएससी से
उत्तीर्ण छात्र हैं जो अधिकारी बनते हैं, उनको चूंकि वो व्यवस्था सरकार और लोगों के बीच में एक कड़ी है, जो जमीन सतही क्षेत्र पे जो लोग हैं उनके और जो सरकार में है, व्यवस्था में है, मंत्री हैं, संतरी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, उन्हें सेंसिटिविटी, उनका जो सेंसिटिव अप्रोच होना चाहिए। क्या यह सिर्फ सेंसिटिविटी अधिकारियों के लिए ही होनी चाहिए, या यह सेंसिटिविटी राजनेताओं के लिए भी होना चाहिए, मंत्रियों के लिए भी होना चाहिए, या विधायक या सांसद या जो भी लोग हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को सेंसिटिविटी बरकरार रखने के लिए, ताकि जनता और सरकार के बीच की जो कड़ी है वो मजबूत रहे, इसके लिए कहा। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। 2006 की बात है। मैं पिछले 20 साल से भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा कि स्वतंत्रता आंदोलन 1857 और 1947 के बीच जो व्यक्ति फांसी पे लटके, जो क्रांतिकारी फांसी पे लटके, जो गोली के शिकार हुए या फिर जो जेल की यातनाओं को सहते सहते मृत्यु को प्राप्त किए, उनके परिवारों को ढूंढ रहा हूँ। अभी तक करीब 75 से अधिक परिवारों को ढूंढा हूँ, निजी, एकदम एक छोटा सा एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार जो कर सकता है। उसी क्रम में मैं तात्या टोपे की जो पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी के वंशज, उन्हें ढूंढा। विनायक राव टोपे को मैं कहा कि मेरी जो क्रिया प्रक्रिया है वो आगे बढ़ने के लिए आप वहाँ के जिलाधिकारी से एक चीज लिखवा लें कि आप उनके वंशज हैं, क्योंकि इसमें लिखने में उस अधिकारी को तनिक भी कठिनाई नहीं थी, क्योंकि उस जिले के प्रमुख होने के नाते तात्या टोपे के जितने भी सामान थे वो सभी सामान उस अधिकारी को या उस जिला को सुपुर्द कर दिया गया था। दुर्भाग्य यह है कि जब वो व्यक्ति उस अधिकारी के पास गए तो वो अधिकारी या उस अधिकारी के कक्ष में जो और कर्मचारी थे, सरकारी मुलाजिम, वो उन्हें बाहर निकाल दिए, उनकी बात को भी नहीं सुने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ह्यूमैनिटीज को पढ़ के यूपीएससी परीक्षा में देने वाले, बैठने वाले, उत्तीर्ण करने वाले जो छात्र हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री लेकर पास करते हैं, वो तात्या टोपे को जरूर जानते होंगे। लेकिन पद पे जाने के बाद, जिले का प्रमुख होने के बाद, अगर आप तात्या टोपे का नाम सुनकर भी आप में सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी का यह रिपोर्ट बहुत ही सटीक है कि अधिकारियों को सेंसिटिविटी मेंटेन रखना होगा, क्योंकि जो ग्रास रूट और सरकार के बीच की जो कड़ी है। लेकिन यहाँ पे फिर कहूँगा कि लेकिन दुर्भाग्य है कि जो अधिकारी, चाहे आईएएस हो, चाहे स्टेट के कैडर से जो परीक्षाएं होती है लोक सेवा आयोग की, उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने वाले, नौकरी पाने वाले, कुर्सियों पे बैठने वाले अधिकारी बनने के बाद लोगों को, जनता को, नीचे जो ग्रास रूट पे लोग हैं, उन्हें उनके बीच में खाई बना देते हैं। एक घंटे बाद, एक घंटा पहले देश को आज़ाद होने के बाद, यानी सन 47 के बाद सन 62 तक यह एक प्रक्रिया बरकरार थी कि कोई भी अधिकारी जो आईएएस होकर जिला का नेतृत्व करता है, वो अपने टेन्योर में उस जिले में जितनी भी बातें होती थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तमाम बातों को वो कहीं जॉट डाउन करते थे, कहीं लिखते थे, और प्रत्येक 10 साल बाद जब जनगणना होती थी तो उस जनगणना के साथ उस जिले के बारे में जो तमाम चीजें हैं वो गजेटियर में अपडेट होता था। मैं समझता हूं कि सन 60 के दशक के बाद भारत का कोई भी आईएएस अधिकारी, कोई भी जिला का जो मालिक है, कोई भी जिलाधिकारी
शायद इस प्रक्रिया को समाप्त कर दी। कोई लिखते नहीं, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया होने के बाद ही हम गजेटियर को अपडेट कर सकते हैं, और गजेटियर किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी जिला के लिए एक सबसे प्रमुख दस्तावेज होगा, जहां तक सरकारी दस्तावेज का सवाल है। वैसे भारत सरकार यूपीएससी द्वारा संचालित परीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष 180 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त करती है, लेकिन एक कमेटी का भी निर्माण किया गया है। यह कमेटी से रिकमेंड करने के लिए कहा गया है कि कैसे आईएएस अधिकारियों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, और यह प्रक्रिया 2022 से 2030 के बीच उसका रिकमेंडेशन करने के लिए कहा गया है। इसी तरह आईपीएस अधिकारियों के लिए भी, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से आईपीएस अधिकारी बनते हैं, और इनकी संख्या जो 150 थी, उस संख्या को 200 कर दी गई है। लेकिन आज पूरे देश में जो आईएएस अधिकारियों का उनकी जो किल्लत है वो ये है कि आंध्र प्रदेश में टोटल सैंक्शन जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो है 239, जबकि वहाँ सिर्फ 194 अधिकारी पदस्थापित हैं। एजीएमयूटी में 403 अधिकारियों का पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें 316 पदस्थापित है। असम और मेघालय में 263 है, वहाँ 187 पदस्थापित है। बिहार में 342 आईएएस का टोटल स्ट्रेंथ है, जबकि वहाँ पे 248 अधिकारियों की पदस्थापित है। छत्तीसगढ़ में 193 अधिकारियों की का जगह है, और वहाँ पे 156 लोग पदस्थापित हैं। गुजरात में 313, जबकि वहाँ 250 लोग ही हैं। हरियाणा में 215 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें 181 लोग ही पदस्थापित हैं। हिमाचल में 153 है टोटल स्ट्रेंथ, जबकि वहाँ 122 लोग पदस्थापित हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 137, और वहाँ पदस्थापित हैं 59। झारखंड में टोटल स्ट्रेंथ है 215, वहाँ पदस्थापित हैं 148। कर्नाटका में 314 का स्ट्रेंथ है, और वहाँ पदस्थापित हैं 242। केरला में टोटल स्ट्रेंथ है 231, और वहाँ पदस्थापित हैं 157। मध्य प्रदेश में 439, और वहाँ पदस्थापित हैं 370। महाराष्ट्र में टोटल स्ट्रेंथ है 415, और वहाँ पदस्थापित है 338। मणिपुर में 115 का स्ट्रेंथ है, और वहाँ पदस्थापित हैं 87। नागालैंड में 94 का स्ट्रेंथ है, और वहाँ पदस्थापित हैं 59। उड़ीसा में 237 का स्ट्रेंथ है, जबकि वहाँ पदस्थापित हैं सिर्फ 175। पंजाब में 231 आईएएस का स्ट्रेंथ है, और वहाँ पदस्थापित है 180। राजस्थान में 313 का स्ट्रेंथ है, और वहाँ पदस्थापित है 241। सिक्किम में 48 आईएएस का स्ट्रेंथ है, और वहाँ पदस्थापित है 39। तमिलनाडु में 376 का स्ट्रेंथ है, और वहाँ पदस्थापित है 322। तेलंगाना में आईएएस का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 208, और वहाँ पदस्थापित है 164। त्रिपुरा का टोटल स्ट्रेंथ है 102, और वहाँ पदस्थापित है 61। उत्तराखंड में टोटल स्ट्रेंथ है 120, और वहाँ पदस्थापित है 89। उत्तर प्रदेश का टोटल स्ट्रेंथ 652, जबकि वहाँ पदस्थापित है 548। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में 378 का स्ट्रेंथ है, जबकि वहाँ पदस्थापित है सिर्फ 298।
चाहिए तो यह भी कि भारत सरकार की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके तरफ से, राज्यसभा के जो प्रमुख हैं उनके तरफ से न केवल भारतवर्ष में आईएएस, आईपीएस या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं होती है उन अभ्यर्थियों के लिए मापदंड हो। चाहिए तो ये कि भारत के जितने भी राज्यों में पदस्थापित हैं, राज्यों के विधानसभाओं में जो लोग आते हैं चुनकर, या भारत के राज्यसभा में, लोकसभा में जो लोग चुनकर आते हैं, उनके लिए भी शैक्षणिक योग्यता का होना बहुत जरूरी है। इसका वजह यह है कि आज भारतवर्ष में चाहे लोकसभा में बैठे हुए लोग, राज्यसभा में बैठे हुए लोग, उनकी जो शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत हम निकालते हैं, वो प्रतिशत शायद भारत के जो टोटल लिटरेसी रेट है, भारत का जो टोटल साक्षरता दर है, शायद उसके बराबर भी नहीं है। हम सिर्फ आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये जो अधिकारी हैं भारत सरकार के, या फिर राज्यों में जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो अधिकारी चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं, उन्हीं अधिकारियों को ही सिर्फ दोषी नहीं कर सकते। संपूर्ण व्यवस्था में जो राजनेता लोग हैं, क्योंकि अगर ये अधिकारी लोग राजनेताओं के क्रियाकलाप, उनके मंत्रिमंडल के बारे में, उनके क्रियाकलाप के बारे में अधिकारी काम करना बंद कर दे या उनकी गति, अपनी गति को धीमी कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो मंत्रिमंडल है, भारत के जितने विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, सभी ठप हो जाएंगे।